क्या भारत भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसा कोई कदम उठाएगा? देखिए, हमने तो इस विषय के ऊपर पहले ही कदम उठाया था। हम CAA लाए थे कि जो लोग लीगली आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे और जो इलीगली आए हैं उनके ऊपर कार्रवाई रोकेंगे। परंतु अफसोस की बात है, ये वही दल थे जो सब इसका विरोध करने के लिए खड़े हुए थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के चुनाव से पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में पश्चिम बंगाल का दौरा किया था और उन्होंने कहा था जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं इनको हम बाहर करेंगे, तो उस समय ममता बनर्जी जी ने कहा था मैं देखती हूँ कि कौन उनको बाहर करता है। अर्थात जो लोग घुसपैठ में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं, अपने वोट बैंक की संभावना देखते हैं, देश की जनता को उनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है और उन्हें भी इतिहास से सबक लेना चाहिए कि ये जो अटल जी ने कहा था ना कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, अपने घर में औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही सदा खरा होता है और इसका इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार इस विषय में पूर्णतः प्रतिबद्ध है, चाहे विपक्ष जो भी करे, परंतु घुसपैठ के विषय को नियंत्रित करने और इसके बाद उस पर प्रभावी कानून सम्मत कार्रवाई करें। अमेरिका की तरफ संदेह में जीवित रहते हैं। जिन्हें कोरोना की वैक्सीन, बीजेपी की वैक्सीन नजर आ रही थी, उन्हें उसमें भी संदेह था। राम मंदिर के शिलान्यास के समय जिसे वो अंधविश्वास कहते थे, वहां मुहूर्त के मर्मज्ञ हो गए थे, बताने लगे थे मुहूर्त में उनको संदेह था। और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने बाकायदा 2023 में तमिलनाडु में कॉन्फ्रेंस की थी, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश। ये विचार गोष्ठी थी, ये वक्तव्य नहीं था। और आप लोगों को शायद ना ध्यान हो तो मैं बताना चाहता हूं, 2021 में दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में, जिसमें अमेरिका की बड़ी बड़ी आईवी लीग यूनिवर्सिटी थी, एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना। उसके बाद कभी हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रतिमा फाड़ना, कभी अनाप शनाप बोलना, और उसके बाद जिस ढंग की अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, चाहे वो बिहार के उनके साथी हो या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, उसके बाद जब वे बात बोलते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं, कुंभ की इस व्यवस्था को लेकर यदि कोई भी घटना हुई है तो उनके मन में संवेदना नहीं, संतुष्टि का भाव है। क्योंकि इस पृष्ठभूमि के साथ देखिए, उनका एक सहयोगी मृत्यु कुंभ बोल रहा है, ममता जी मृत्यु कुंभ बोल रही हैं, तो कोई लालू प्रसाद यादव जी फालतू का कुंभ बोल रहे हैं। मुझे लगता है, कहा गया किसी भी चीज को प्रसंग और संदर्भ के साथ देखिए, प्रसंग और संदर्भ से देखेंगे तो मुझे लगता है इन आरोपों में गंभीरता नहीं है, इन आरोपों में संवेदना नहीं है, इन आरोपों में राजनीतिक संतुष्टि का उद्देश्य। अर्थव्यवस्था है भारत में भी, क्योंकि बांग्लादेश के लोग यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं, ये आप भी कहते हैं। जो आपने सवाल किया है उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार में आने के बाद पहला तो ये लक्ष्य था कि हम रोकें घुसपैठ। मैं इसमें 2 सेंटेंस में आपको स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूँ। शायद आप में से किसी ने IMDT एक्ट का नाम सुना है। IMDT एक्ट एक दुर्दांत एक्ट था जो 1983 या 84 में इंदिरा जी के शासनकाल में आया था। उसमें जानते क्या प्रावधान था? यदि आपको लगता है कि कोई विदेशी है, घुसपैठिया है, और आपने कहा है घुसपैठिया, तो आप साबित करिए कि ये बांग्लादेश का रहने वाला है। उसको साबित नहीं करना कि भारत का नागरिक है। उसके अगेंस्ट हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल गए थे कोर्ट, और 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने उसे क्वैश किया। क्वैश करते समय कमेंट किया कि ये जो घुसपैठ की समस्या है भारत पे एक्सटर्नल एग्रेशन के समकक्ष है। और वो क्यों होती थी? क्योंकि बांग्लादेश से हमारी सीमा का निर्धारण ही नहीं था। आधा गांव भारत में, आधा गांव बांग्लादेश में। मोदी जी की सरकार में आने के बाद सबसे पहले लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, अब कुछ गांव हमारे में आए, कुछ गांव उनके में गए, अब बिल्कुल सीमा का निर्धारण हो गया। उसके बाद पाकिस्तान की सीमा की तरह फेंसिंग की जा रही है, जिसमें लगभग 80% फेंसिंग कंप्लीट हो गई है, बंगाल के कुछ क्षेत्रों को छोड़ के। यानी सबसे पहले तो हमने घुसपैठ को नियंत्रित किया है। उसके बाद अंदर जो लोग ईमानदारी से रहना चाहते हैं उनको चिन्हित किया है। इसके अगले चरण के ऊपर चिन्हित करके तो जो भारत की समस्या है ना, वो अमेरिका के मुकाबले बहुत जटिल है और बहुत भारी है। वहां पे शायद घुसपैठियों में कोई वोट बैंक नहीं देखता, हमारे यहाँ लोग घुसपैठियों में वोट बैंक देखते हैं। और ये मैं एक और प्रमाण के साथ कहना चाहता हूँ, शायद मुझे फैक्ट अचानक ध्यान आया। अब होता लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत किस सीट में हासिल हुई थी?
कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते थे, राहुल गांधी 3,62,000 से जीते। सर वहाँ तो मैक्सिमम बांग्लादेश। आप में से जो असम गया होगा, धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। और फिर मैं एक और बात बताना चाहता हूं, भारत का चुनाव इकलौता चुनाव था जब लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। मैं तो विपक्ष से पूछना चाहता हूं, चुनाव भारत में हो रहे थे, बांग्लादेश में क्यों ये आर्टिकल लिखा जा रहा था, मोदी हैज टू गो? किसको संदेश दिया जा रहा था? अब धुबरी की जीत 10,25,000 से और राहुल गांधी की उस यात्रा में असम के धुबरी, बरपेटा, करीमगंज और बंगाल के मालदा में उमड़ी भीड़ और उसके बाद कांग्रेस नेता का लिखा गया आर्टिकल, सबको जोड़ के देखिए तो समझ में आ जाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्मिता के लिए दृढ़ता के साथ खड़ी है, वहीं विपक्ष उसको किसी भी सीमा तक कंप्रोमाइज करने के लिए सियासत के नफे नुकसान के तराजू पर। अखिलेश जी कह रहे हैं कि दोस्त ना रहा। किसके लिए? अमेरिका के लिए कह रहे हैं कि वो मतलब दोस्त ना रहा। वैसे मुझे लगता है वो कांग्रेस के लिए बोले तो ज्यादा बेहतर होगा कि मात्र कुछ दिन पहले वो कांग्रेस से यूपी के 2 लड़के जो थे उसमें आपस में दोस्ती थी, उसमें ज्यादा सही होगा। मेरा सवाल है, आप लगातार मोदी जी के अभी विधायक आतिशी को चुना गया है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी कहती थी कि आतिशी असली मुख्यमंत्री नहीं है, केजरीवाल जी असली मुख्यमंत्री है। तो दिल्ली की जनता ने ऐसा जनादेश दिया कि असली मुख्यमंत्री, असली विधायक भी नहीं बन पाया, और जिसको वो असली मुख्यमंत्री कहने से मना कर रहे थे, कम से कम वो असली नेता प्रतिपक्ष तो बन गई। बात करें बजट की तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि जब बजट आया तब मायूसी छा गई। तो ऐसे में मतलब क्या जनता को भ्रमित करने का ये प्रयास किया जा रहा है? अखिलेश जी के अरमानों पे मायूसी छा गई होगी और मायूसी उनकी अनेक मामलों पे छाती रहती है। जब योगी जी ने कहा था मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तब भी आपने उनकी मायूसी देखी थी। तो मुझे लगता है कि उन्हें मायूस होने की आदत है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। इतना अच्छा बजट देखने के बाद विपक्ष का मायूस होना स्वाभाविक है। एक कांग्रेसी नेता की अभी बात की आपने, उन्होंने कहा था, देखिए जनता दल का अंदरूनी मामला, पहली बात तो इस विषय के बारे में अपने को जानकारी नहीं है। आप इसमें जनता दल के किसी भी उससे पूछेंगे और ये उनका अपना अधिकार है। देखिए मैं एक और बात बहुत स्पष्ट कहूं, परिवार और परिवारवाद में क्या अंतर है, वो जो पूंजी और पूंजीवाद में अंतर है। जैसे पूंजी सबको चाहिए जीवन जीने के लिए, तनख्वाह चाहिए या बिजनेस करना है, कुछ तो धन पूंजी चाहिए ना। पूंजीवाद क्या है कि सारी पूंजी मेरे पास। तो किसी के परिवार का कोई व्यक्ति, ये माननीय प्रधानमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं, वो राजनीति में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं रोका जा सकता। परंतु परिवारवाद ये होता है कि मेरे बाद मेरा ही व्यक्ति इस पार्टी को संभालेगा। जैसे आप जिस भी मीडिया संस्थान में काम कर रहे होंगे, आपका परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता में नहीं आ सकता अथवा उस मीडिया संस्थान को नहीं ज्वाइन कर सकता, ये नहीं हो सकता। पर कोई ये कहे कि मेरे बाद ब्यूरो चीफ मेरे परिवार का ही व्यक्ति बनेगा, मेरे एडिटर से हटने के बाद मेरे ही परिवार का व्यक्ति बनेगा, ये है परिवारवाद। आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक हुई है, का विषय सपा के विधायक का बयान है। देखिए इस विषय पे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने सदन में जवाब भी दिया है। ये अमेरिका का अपना अंदरूनी उनका नियम था, परंतु भारत सरकार इस पे संवेदनशीलता के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने अनेक देशों के नागरिकों के साथ किया। परंतु मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, ये तो अवैध घुसपैठिए थे जिनको वहां भेज रहे हैं और वो प्रश्न कर रहे हैं। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तो जो हमारे वैध लीगली जाते थे उनके साथ क्या होता था? कपड़े उतरवा के चेकिंग होती थी, शाहरुख खान की भी चेकिंग हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं, आप सबको याद है माय नेम इज खान किस जमाने की मूवी है और किस मुद्दे पे बनी थी? चुन चुन कर भारतीयों को अपमानित किया जाता था, कपड़े उतरवा के सारी चेकिंग होती थी, हथकड़ी लगा के चेकिंग होती थी। और तो और हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब की फ्रिस्किंग हुई थी और सरकार चुप रही थी। मोस्ट डिग्निफाइड, जो देश का प्रथम, हम लोगों ने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया, तब संसद ने प्रस्ताव पारित किया था, तब अमेरिका ने उसके लिए खेद व्यक्त किया था। इसलिए जो लोग आज अवैध लोगों के लिए, जिनके दिल में इतने अरमान उभर रहे हैं, वो अपने जमाने में वैध और गरिमापूर्ण लोगों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे। इसमें कोई नई बात नहीं है। आप देखिए पिछले 10-12 वर्षों में अनेक लोग, कांग्रेस के अंदर की जो स्थिति है, तो और जो इंडी गठबंधन है, वैसे अब आप लोगों को भी पूछना चाहिए उनसे कि ये इंडी गठबंधन है कहाँ भैया, ये अभी एग्जिस्टेंस में है कि नहीं? और कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस समय ये है, वो जो पुराना वाला गीत था ना कि 100 रूप धरे जीने के लिए
बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना, हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। दिल्ली में तो शशि थरूर जी आना चाहते हैं, हमको लगता है कि आप ही की पार्टी में क्या है जगह? ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इस पर कांग्रेस का कोई व्यक्ति बेहतर टिप्पणी कर सकता है। दिल्ली में तो आपकी जीत के लिए कांग्रेस ने बड़ा अच्छा काम किया है, बिहार में कौन आपको आरएसएस? देखिए, दिल्ली में हमारी जीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता के विश्वास की जीत है। मोदी की गारंटी पर जनता की मोहर है और दिल्ली का चुनाव परिणाम यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी शिखर से सतह पर और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर पर। परंतु फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शून्य में सुकून दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वैसे ही वहां हुआ है। कारण क्या है? एक ही वोट बैंक था जिसके लिए इंडी गठबंधन एक हुआ था। अब कांग्रेस पार्टी पुराना आशिक है और आम आदमी पार्टी नया आशिक है और ये समाजवादी पार्टी भी नया आशिक है। तो जैसे ही पुराना इश्क जगने लगता है तो नए वाले आशिक को डर लगने लगता है कि पुराना इश्क जगना नहीं चाहिए, और जब नया वाला आशिक फेल होने लगता है तो पुराने आशिक के मन में तमन्नाएं फूटने लगती हैं। तो इन दोनों का रिलेशनशिप वही कहलाता है। तो मैं आप और कांग्रेस के गठबंधन और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में कहूँगा, चुनाव तक एक साथ थे, फिर चुनाव से अलग हो जाते हैं, हारने के बाद फिर एक साथ होने लगते हैं। तो इनके लिए वो पंक्ति सही बैठती है कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं हमें क्या हो गया है। आज चैंपियंस काफी